नमस्कार। स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें हमने भारत एक दृष्टि में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल को एक सीक्वेंस से। तो इसमें हम भारत को अगर पढ़ते हैं तो भारत को हम वैसे तो मुख्य रूप से दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक अपना हम पढ़ते हैं कौन सा, प्रशासनिक विभाजन। तो प्रशासन की दृष्टि से भारत को बांटा जाता है। और दूसरा बांटा जाता है किसके, भौतिक विभाजन, मतलब बनावट के आधार पर भारत को हम बांट के पढ़ते हैं, प्रशासन और भौतिक विभाजन। प्रशासन, तो प्रशासन में हम पढ़ते हैं बोले 28 राज्यों को और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को। जबकि भौतिक विभाजन में हम पढ़ते हैं भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। कुछ बुकों में आपको 6 भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि मरुस्थल जो होता है वो उत्तर के विशाल मैदान में सम्मिलित किया जाता है और कुछ जगह अलग से मरुस्थलीय मैदान को जोड़ दिया जाता है। तो कुछ जगह आपको 6 मिल सकता है और कुछ जगह आपको 5 मिल सकता है। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो आगे चलते हैं। तो भारत के सामान्य परिचयों में हम इसके अलावा और भी तरीके से इसको बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हमें बांट के पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पहला होता है भौतिक पहलू, ठीक है। दूसरा होता है आर्थिक पहलू और तीसरा होता है मानवीय पहलू। कौन सा होता है, मानवीय पहलू। तो हम भारत के भूगोल को इन 3 तरीकों से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, भौतिक पहलू जो आपके हो सकते हैं कौन कौन से, तो वही 5 जिनको हम भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। इनके अंतर्गत और भी पहलू आते हैं। जैसे बोले हम भौतिक पहलू की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला पहलू आता है वो आता है भारत के भौतिक विभाजन। तो इसमें हम 5 बांटेंगे तो 5 कौन कौन से हो जाएगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा हो जाता है विशाल मैदान, ठीक है, क्या हो जाता है, विशाल मैदान। तीसरा हो जाता है इसी में, तो विशाल मैदान के बाद आता है आपका प्रायद्वीप भारत या प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीप भारत बोल दो या फिर पठार बोल दो, वैसे बनावट के हिसाब से अपन उसको प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे। ठीक है, चौथे नंबर पर हम बात करते हैं किसकी, तो तटीय मैदान की। किसकी, तटीय मैदान की। और 5वें नंबर पर हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, द्वीप की बात करते हैं। और कुछ जगह पर 6ठे नंबर पर आपको मरुस्थल भी आ जाते हैं। कई जगह मरुस्थल को हम यहाँ पर भी इसी में ऐड कर सकते हैं। तो इन 5 प्रकार से हम भारत के भौतिक प्रदेश को बांटते हैं। इसी के अंतर्गत आपकी और भी चीज़ आती है, जैसे अफवाह तंत्र भी इसी के अंदर आ जाता है, मिट्टी, भारत की मिट्टियाँ भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन जो हम बनावट के हिसाब से बांटते हैं तो इस हिसाब से बांटते हैं। ठीक है, जैसे किसी के घर को बांटना है तो उसकी बनावट के हिसाब से बांटना है या किस तरीके से वो बना है, और उसी बनावट के अंदर और भी चीज़ें हो सकती है। तो हम मिट्टियाँ को, जैसे मिट्टियाँ पर्वत वाली मिट्टी पढ़ सकते हैं। नदियों को, अफवाह तंत्र को बांटना है तो पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, पठार तो पठार से निकलने वाली नदियाँ, तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ, द्वीप अंडमान में बहने वाली नदियाँ, तो वैसे भी बांट सकते हैं। इसलिए हम जो भौतिक पहलू है उसमें इन चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, पर्वतीय, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान या मरुस्थल, उसी के साथ पढ़ सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीप है आपका भारत का दक्षिण वाला भाग है, उसकी जो बनावट है इस तरह के। अब प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप उसे बोलते हैं जो 3 और पानी से घिरा होता है, 1 2 3, और इसके अंदर की जो बनावट है वो कैसी है, ये तो प्रायद्वीप हो गया। प्रायद्वीप होता है क्या, तो प्रायद्वीप होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसके अंदर जो आकृति है, स्थलाकृति है, वो कैसी है, पर्वत है कि समतल भूमि है या पठार वाली भूमि है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको पठार, इसलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीप का पठार। तटीय मैदान, जो समुद्र के किनारे जो समतल भूमि होती है, ये जैसे आपका तट है, समुद्री तट है,
यहाँ पर मैदान देखने को मिलते हैं, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती है तो डेल्टा बनाती है, वहाँ पर समतल भूमि बनती है, उसे तटीय मैदान बोलते हैं। और यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आते हैं वो क्या द्वीप है। तो इतने प्रकार से हम भारत के भौतिक प्रदेशों को बांट सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगर आर्थिक की बात करते हैं तो आर्थिक विभाग में भारत में सबसे बड़ा जो टॉपिक आता है क्या आता है, कृषि, उद्योग। ठीक है, क्या आ सकता है, कृषि आ सकता है, उद्योग आ सकता है, पशु संसाधन आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, पशु संसाधन आ सकते हैं, सिंचाई व्यवस्था यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, कौन सी व्यवस्था आ सकती है, सिंचाई व्यवस्था आ सकती है। इसके अलावा परिवहन, परिवहन भी बोले किससे जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, तो परिवहन भी आपका आर्थिक पहलू से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। तो भारत में परिवहन, ठीक है, जैसे रोड कितने हैं, कितनी लंबाई के रोड है, कौन सी योजनाएं चल रही है परिवहन को लेकर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सी है, ठीक है, भारत सेतु योजना कौन सी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो परिवहन में आते हैं रेलवे लाइन, जैसे भारत ने अभी लक्ष्य रखा है 2023 तक के 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलानी है। पहली ट्रेन कब चली थी, कहाँ चली थी, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, ठीक है, कितने रेलवे जोन मुख्य कितने रेलवे मंडलों में बटा हुआ है भारत, तो 18 में बटा हुआ है। तो ये चीज़ें किस में आती है, आर्थिक पहलू में, मतलब धन से जुड़ा हुआ जो मामला होता है वो आर्थिक पहलू होता है। ठीक है, जिसमें हम परिवहन को पढ़ते हैं, सिंचाई को पढ़ते हैं, पशु संसाधन को पढ़ते हैं, पशु को पढ़ते हैं, मतलब पशु संसाधन को पढ़ते हैं। जैसे बोले भारत में कौन सी वैरायटी की भैंसें पाई जाती है, कई बार क्वेश्चन बनता है, जाफराबादी, मुर्रा। ठीक है, भारत में सबसे अच्छी प्रजाति की बकरी कौन सी है, भेड़ कौन सी है, जैसे जमुनापारी। ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं पशुधन से। कई सारे जो एग्जाम होते हैं उनमें पशु संसाधन से लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। बोले सबसे अच्छी जो भेड़ होती है पश्मीना जो ऊन देती है, वैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। उद्योग में पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सा उद्योग लगा था, या पहली पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा मिला था, कृषि को मिला था कि उद्योग को मिला था। भारत में कौन सा सबसे पहला लौह इस्पात उद्योग कारखाना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने शामिल किए गए। तो उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं कहाँ पर, उद्योग में। ये भी किससे जुड़ा हुआ मामला है, तो भारत के आर्थिक पहलू से। और कृषि तो आप सभी को पता ही है, ये तो बोले हमारी अर्थव्यवस्था का पहला भाग या आधार स्तंभ अपन इसी को मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो सेकेंड वाली जो पार्ट होता है अर्थव्यवस्था में, सेकेंड या द्वितीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, हम उद्योग मानते हैं। और उन उद्योग को कच्चा माल कहाँ से मिलता है, तो कृषि से मिलता है। ठीक है, तो भारत का उद्योग मानसून का जुआ है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, और भारत का जो मानसून है उसी के आसपास हमारा उद्योग घूमता रहता है। ठीक है, जहाँ पर वर्षा अच्छी होगी तो बोले औद्योगिक क्षेत्र भी आपका डेवलपमेंट होगा, और वर्षा अच्छी नहीं होगी तो कृषि अच्छी नहीं होगी, और कृषि अच्छी नहीं होगी तो उद्योग अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इस भाग में इतनी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, और मिट्टियाँ में इसमें शायद, अच्छा मिट्टियाँ मैंने इसमें लिख दिया था। इसके बाद आता है मानवीय पहलू। ठीक है, तो भारत में पहला ही जो पोर्शन आता है इसमें आता है जनगणना या जनसंख्या। ठीक है, नगरीकरण, जनगणना या जनसंख्या है ना, जनगणना और नगरीकरण। इसके अलावा आप देख सकते हो किसको, तो यहाँ पर अगर हमें देखना है तो यहाँ पर आता है, क्या बोलते हैं उनको, जनजातियाँ या जातियाँ, जनजाति। ठीक है, इतने पहलू को हम देखते हैं किसमें, प्रजातियाँ या जनजातियाँ किसमें देखते हैं, तो मानवीय पहलू में। जिसमें जो सबसे अच्छा टॉपिक हमारा बनता है, एक तो जनगणना को लेकर बनता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से बोले यहाँ का बोले साक्षरता दर कितनी है, वो लिंगानुपात कितना है। जनजाति को लेकर बनता है, जैसे टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो नीलगिरी वाले क्षेत्र में। ठीक है, वो कौन सी, बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है, तो असम में निवास करती है। सेंट्रलिज कहाँ निवास करती है, तो आपकी अंडमान निकोबार में निवास करती है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम भारत को इतने प्रकार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, भौतिक पहलू, आर्थिक पहलू और मानवीय पहलू, ये भारत का एक सामान्य परिचय हो सकता है। इसके अलावा हम अलग प्रशासन की दृष्टि से पढ़ना चाहें तो इसको एक और भाग में हम बांट सकते हैं। ठीक है, कौन से, प्रशासनिक पहलू। ठीक है, कौन सा पहलू, प्रशासनिक पहलू। ठीक है, हालांकि जो प्रशासनिक जो पहलू होता है इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, तो इसको हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। पॉलिटी में ये पूरी चीज़ हमारी कवर हो जाती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कितने को लेने वाले हैं,
3 को, ठीक है। किसको लेने वाले हैं? 3 को, के राज्य में कौन से राज्य में विधानसभा विधान परिषद है, तो वो अलग ही अपना एक टॉपिक हो जाता है। इसलिए हम कहाँ पर बात करते हैं? भौतिक पहलू, आर्थिक पहलू और मानवीय पहलू पर, ठीक है। तो भौतिक पहलू हमारा चालू होता है, बोले कहाँ से? यहाँ से। लेकिन इसके पहले भी कुछ चीज़ें होती है जो भारत के बारे में हमें जानना कुछ आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं उसकी भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो भारत की जो स्थिति और जो विस्तार होता है वो कैसा होता है? वैसे मैंने आपको भारत एक दृष्टि या भारत का एक सामान्य परिचय जो हमारे पिछले कुछ वीडियो डले हुए हैं उनमें हमने उस पर बात की हुई है, लेकिन हम फिर से उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है भारत की स्थिति या उसका विस्तार। तो भारत की स्थिति क्या है? विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये होती है भूमध्य रेखा, ठीक है। पृथ्वी के बीच में जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये होता है उत्तरी गोलार्ध और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। क्या क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर आपका क्या स्थित है? तो बोले भारत स्थित है, लेकिन हम इसको बता नहीं सकते कि भारत उत्तर गोलार्ध में कहाँ, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको इसका विस्तार बताना है, स्थिति बतानी है कि विश्व मानचित्र में भारत कहाँ स्थित है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में तो एक चीज़ समझ में आती है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके लंबवत खींची गई जो रेखा होती है जो पृथ्वी को फिर से 2 बराबर भागों में बांट रही है वो होती है देशांतर रेखा। वो पृथ्वी को फिर से 2 भागों में बांटा, तो ये होती है पूर्व दिशा और ये होती है कौन सी? पश्चिम दिशा। तो अब ये समझ में आ रहा है कि जो भारत की स्थिति है वो कैसी है? तो भारत की स्थिति है ऐसी, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत स्थित होता है। यहाँ से अगर बात करें भारत के विस्तार की तो प्रत्येक डिग्री पे एक रेखा होती है। तो यहाँ से जो रेखा गुजरती है उसको बोला जाता है 8 डिग्री की रेखा। क्या बोला जाता है? 8 4। और यहाँ से जो रेखा गुजरती है उसको बोला जाता है 37 6। तो क्या होगा भारत का अक्षांश विस्तार? क्योंकि ये जो आड़ी रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, ठीक है। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कंपेयर किससे करना है? हमेशा 0 डिग्री वाली रेखा से। किससे? 0 डिग्री। ये कितने डिग्री रेखा है? 0 डिग्री वाली रेखा, भूमध्य रेखा से। तो भूमध्य के ऊपर का पूरा हिस्सा उत्तर में, चाहे वो भारत का दक्षिणी क्यों ना हो, इसलिए ये यहाँ पर 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 3 6 8 है ना, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य हो गया, ठीक है। इसके बाद देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है और यहाँ से एक रेखा गुजरती है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाता है। तो ये वाली जो रेखा होती है वो कौन सी हो जाती है? 68 7 पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि इसके इधर वाला जो हिस्सा है, इसके इधर ये आधा हिस्सा है, ये वाला पूरब है, ये वाला पश्चिम है। तो इसके इधर है तो पूर्वी गोलार्ध से लेकर ये वाली कौन सी हो जाती है? 97 25। पूर्वी गोलार्ध में भारत क्या है? स्थित है, गोलार्ध है ना, पूर्वी देशांतर बोलेंगे, पूर्वी देशांतर यहाँ पर इसको बोलेंगे। तो भारत का विस्तार समझ में आ गया होगा आपको। 8 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 7 97 25 पूर्व देशांतर के मध्य भारत का क्या है? विस्तार होता है, ठीक है। और यहीं से भारत के मध्य से बोले एक रेखा गुजरती है जिसको क्या माना गया है? तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इससे क्या है? तो इसी रेखा को भारत का मानक समय माना गया है, ठीक है। तो भारत का जो मानक समय है वो कितने डिग्री रेखा से लिया गया है? तो वो लिया गया है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से। तो भारत का मानक समय कहाँ से डिसाइड होता है? कौन सी रेखा डिसाइड करती है? तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा डिसाइड करती है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? यूपी हो जाएगा, उसके नीचे एमपी हो जाएगा, ठीक है, उसके नीचे सीजी बोलते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके नीचे ओडिशा हो जाएगा और एपी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हमारे क्या हो जाएंगे? ये 5 राज्य हो जाएंगे जिससे ये रेखा गुजरती है, ठीक है। और इसमें बोले कहाँ से? उत्तर प्रदेश
के इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, मिर्ज़ापुर के पास नैनी पड़ता है, वहाँ से भारत का मानक समय डिसाइड किया गया है, ठीक है, जो क्या है 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया है। और जो क्या है तो GMT ये वाली होती है 0 डिग्री देशांतर से, ये दो भागों में बराबर बांट रही है, तो ये इससे कितना आगे है, तो आपने देखा होगा कई बार GMT प्लस 5.5 लिखा होता है। क्या लिखा होता है? GMT प्लस 5.5। GMT का मतलब है ग्रीनविच टाइम, ठीक है। ग्रीनविच एक वेधशाला है जो लंदन में स्थित है आपकी, वहाँ से ये 0 डिग्री रेखा गुजरती है, इसके कारण उसको GMT बोला जाता है। मतलब जो इंग्लैंड है उससे भारत का जो समय है वो कितना आगे है? 5.5। अब आगे होने का कारण क्या है? तो आगे होने का कारण है क्योंकि सूर्य उदय होता है पूर्व से, ठीक है, तो पूर्व से उदय होगा तो पहले उसका प्रकाश किस पे पहुंचेगा? भारत पर पहुंचेगा। और यहाँ पर आपका ब्रिटेन स्थित है, तो बाद में किस पे पहुंचेगा? ब्रिटेन पे। तो पहले जिस पे पहुंचा उसका समय आगे होगा ना, और जिस पे बाद में पहुंचा उसका समय बाद में होगा, ठीक है। इसलिए भारत का जो समय होता है वो आगे चलता है। और अगर इधर कोई सा देश है तो उसका समय और पीछे होगा, वो सूर्य के सामने और लेट जाएगा, तो इधर का समय क्या होगा? इससे माइनस होगा। मतलब क्या होगा? GMT माइनस जो भी आप मान लो, जो भी जितना भी लिखना है, बोले 82.5 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है तो उसको आप माइनस 5.5 मान लो, किसी भी देश का मान सकते हो आप, ठीक है। जैसे हम बात करें तो बोले GMT -4 को अगर हम माने तो ये वाशिंगटन DC का समय हो जाता है। कहाँ का हो जाता है? वाशिंगटन DC का। अब इसको भारत से हमें कंपेयर करना है तो देखो 4 और ये कितना है? 5.5। तो 5.5 और 4 कितना होता है? 5.5 और 4 कितना होता है? ठीक है, तो ये होता है बोले 9, 9.5 घंटे। 9.5 घंटे का अंतर होता है वाशिंगटन और भारत के, या नई दिल्ली के, भारत के किसी भी शहर में, क्योंकि अमेरिका में जो समय जोन है वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। कितने? 1 से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के कुछ शहरों में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसका जो देशांतरी विस्तार है वो कुछ ज़्यादा है। अब देखो 82.5 लेने का कारण क्या होता है? क्योंकि अब ये जो गोला है ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री मतलब अपनी पृथ्वी, अब ये अपने अक्ष पर घूम जाती है कितने देर में? 24 घंटे में, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पृथ्वी को बोले एक चक्कर पूरा लगाने में, मतलब सूर्य का चक्कर नहीं, सॉरी, अपनी धुरी पर या अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटे का समय लगता है। तो 360 डिग्री का गोला होता है जो घूम जाती है। इसको काटापिटी करोगे आप तो क्या निकल कर आएगा? देखते हैं क्या निकल कर आता है। 12 दूनी 24, 12 तिये 36, ठीक है। मतलब 2 घंटे में 30 डिग्री घूम जाएगी, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमको 0 से कितना जानना है? तो बोले 82.5 डिग्री जाना है। कितना जाना है? 82.5 डिग्री जाना है। तो आप बोले टुकड़ों में चल सकते हो, 15-15 के टुकड़ों में चल सकते हो। कैसे जाओगे? तो बोले शुरुआत में चलोगे तो 15 डिग्री, फिर चलोगे तो फिर 15 डिग्री, फिर पृथ्वी सूर्य से चली तो कितना चली? फिर 15 डिग्री चली, फिर बोले 15 डिग्री चली, और 15 डिग्री चलने में कितना समय लग रहा है? 1 घंटे। फिर ये कितना चली? 15 दूनी 30, 1 घंटा लगा। 30 से 45, फिर 1 घंटा लगा। 45 से 60, फिर 1 घंटा लगा। फिर बोले कितना? 75, फिर 1 घंटा लगा, ठीक है। लेकिन अब अपने को 90 पे नहीं पहुंचना है। 90 क्योंकि हमारा मानक समय नहीं है, हमारा मानक समय है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, तो यहाँ तक जाना है। कितना जाना है? तो बोले 7.5। 7.5 कितना होता है? 15 का आधा, मतलब बोले 1 का आधा 30 मिनट, या इसको 1/2 लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 घंटे, 5 सही 1/2 घंटे। मतलब भारत का जो मानक समय है वो कितना आगे है? तो 5.5 घंटे GMT से ये आगे चलता है, ठीक है। उम्मीद है ये सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो हम इसको और भी आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो क्या होता है 15, अब देखो क्या हुआ, ये पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूम लेती है? एक क्वेश्चन तो ये बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगह बोले 1 डिग्री घूमेगी पृथ्वी, तो बोले कितनी देर में घूमेगी? तो 1 डिग्री अगर उसको घूमना है तो कितनी देर लगाएगी वो? तो ये तो बोले 15 तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये घंटा है, इसको हम मिनट में बदल सकते हैं, ठीक है। तो 15 एकम 15, मतलब 1 डिग्री घूमी पृथ्वी कितनी देर में? तो 15 चौक 60, ये मिनट में हो गया, तो 4 मिनट में। अब आप 82.5 में बोले इंटू कर सकते हो, किसका? 4 का। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए बोले आप इंटू करोगे कैसे? ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इसको इंटू कर सकते हो, क्या आएगा? 330 आएगा, ठीक है, रटा हुआ है।
चाहो तो करके भी देख सकते हो। 4 पंजे 20, 0 हासिल क्या आया 2, 4 दूनी 8, 2 10, 0 ठीक है, हासिल 1 आया। 8 चौक 32 या 4 8 32 और 1 33, दशमलव एक के बाद तो एक के बाद, तो इसका तो कोई महत्व बचा नहीं, इसलिए काट दिया। तो क्या आता है 330 मिनट आया। क्या आया 330 मिनट। अब आप इसको भाग देके कर सकते हो, 0 से 0 गई और 6 पंजे 30, भागने जाने की 0.0 बटाया 5 छंग 30, मतलब ये 5.5 का मतलब क्या होता है 5.5 होता है। मतलब भारत कितना आगे है 5.5 घंटे आगे है। आपको जिस भी देश का देशांतर मानक समय रेखा पता है आप उस देश का समय निकाल सकते हो, और जिस देश का समय पता है कि ये ग्रीनविच रेखा से इतना आगे या इतना पीछे है तो वहाँ की मानक समय रेखा आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ये लिखा हुआ है GMT -4, तो 1 घंटे में कितना घूम रहा था 15 डिग्री, तो ये घंटा ही तो है, तो 4 घंटे में कितना घूमेगा 60 डिग्री। मतलब कि जो वाशिंगटन DC का जो मानक समय रेखा है वो कितना है 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। बड़ा इजी है, कोई विशेष चीज़ इसमें होनी नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा समझने जैसा कुछ ऐसी बात नहीं है। हमेशा ध्यान रखना इसको। कई बार क्या होता है इसमें कई बार होता है कि कहाँ पर माइनस करना है और कहाँ पर प्लस करना है। ठीक है, तो जहाँ पर बोले एक ही दिशा हो, जैसे पूर्व हो और पूर्व हो, ठीक है, और उसके समय में आपको बोले अंतर निकालना है तो ये क्या होगा माइनस होगा। लेकिन जहाँ पर पश्चिम और पूर्व हो वहाँ पर क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बोले आप मेष का फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगाओगे तो वो फिर हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, वो उसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सा क्या है वो वाला लफड़ा पड़ता है। तो अपने को मेष के थ्रू इसको नहीं सोचना है, सीधी सी बात है, पृथ्वी को 2 भागों में ये बांट रहा है। ठीक है, तो सूर्य पहले उदय किधर होता है पूर्व दिशा में उदय हो गया, और मान लो ये हमारा 82.5 देशांतर रेखा है, और ये बोले किसका क्या है, तो इसी को भी हम 82.5 ले लेते, चलो 60 डिग्री ले लेते हैं वाशिंगटन DC वाले को। ठीक है, तो ये क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों, अब ये दिशा अलग अलग हो गई, ये वाली दिशा कौन सी हो गई, ये तो बांट रहा है 2 दिशा में, तो इधर वाली दिशा तो पूर्व हो गई और इधर वाली दिशा पश्चिम हो गई। तो देखो सूर्य अगर यहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है यहाँ पर, तो सूर्य को यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना जाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में सूर्य को लगेंगे 5.5 घंटे। ठीक है, और यहाँ से फिर बोले अब यहाँ पे तो पहुँचा नहीं है, यहाँ से फिर भी तो आगे जाना पड़ेगा ना, पृथ्वी को घूमना पड़ेगा, तो यहाँ पर बोले 4 घंटे लगे। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब देखो एक तरफ पश्चिम है और एक तरफ पूर्व है, तो पश्चिम और पूर्व, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही 60 डिग्री यहाँ ना होते हुए कहाँ होता, यहाँ होता, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे थोड़ी ना, इसमें घटाएंगे। कारण क्योंकि कितना चलना है, यहाँ से यहाँ तक चलना है या फिर यहाँ से यहाँ तक चलना है, किधर ही देख सकते हो, किधर भी चल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक चलना है तो कितना चलना है टोटली, बोले 60 पे तो है, 82 तक जाना है, तो घटाना ही तो है उसको। यहाँ से बोले यहाँ तक आके और इधर थोड़ी ना जाना है, इतना ही कंपेयर करना है, तो इसको घटा देंगे तो कितना बचता है, लगभग 22, 22.5। क्या बचता है 22.5, मतलब लगभग 1.5 घंटे का समय। ठीक है, कितना आएगा 1.5 घंटे का समय आता। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि पूरब दिशा और पश्चिम दिशा में चीज़ें को क्या क्या करना होता है। ठीक है, उम्मीद है कि सबको आसानी से ये चीज़ बड़ी समझ में आई होगी। सब लोग अपने अपने मोबाइल को निकालेंगे और वहाँ से अलग अलग जगह के जो देशांतर होते हैं उनको चेक करेंगे कि किस जगह का देशांतर कितना है, और थोड़ी सी मेहनत करके निकालने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें हो सकती है, किस प्रकार से हम किसी जगह का मानक समय दिया हो, मानक
समय दिया हो कि बोले यहाँ का जो मानक समय है वो GMT से इतना प्लस है, इतना वो है, तो वहाँ का देशांतर ज्ञात करना, या फिर उसका देश मानक समय रेखा दे रखी है तो वहाँ का समय ज्ञात करना, ये चीज़ें निकालना और उसका भारत से कंपेयर करना। ठीक है, आपके जो वर्ल्ड क्लॉक होती है मोबाइल में, उसमें आसानी से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कहीं पे GMT प्लस 5.5 लिखा है, कहीं पे GMT प्लस 4.5 लिखा है। जैसे भारत के में लिखा होता है, भारत और इंग्लैंड के में GMT प्लस 4.5 लिखा होता है, 5.5 लिखा होता है। ठीक है, वैसे ही कंपेयर करके देखना है। और ऑस्ट्रेलिया के समय को देखना है, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन बनने लायक है, तो वहाँ से भी कंपेयर करना अपने को ज़रूरी हो जाता है कि अपने यहाँ पे मैच कितनी बजे चालू हो रहा है और वहाँ पे कितनी बजे मैच चालू हो रहा है। ये ऐसा हो क्यों रहा है कि वहाँ पे दिन में मैच चालू होता है, अपने यहाँ को शाम को मैच दिखाई देता है, वहाँ पे सुबह से मैच चालू होता है, अपने यहाँ पे दोपहर में होता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के भी समय में लगभग 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे की। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पेंटिंग तो करनी नहीं है, तो हम इसको जैसा बन रहा है वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसमें, भारत की। तो भारत में हम वैसे पिछले उसमें बात कर चुके हैं, उत्तर से जो दक्षिण लंबाई होती है वो कितनी होती है, 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, किसकी, इसकी, तो 1 2 3 चीज़ें और आती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। क्या होता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कौन सा बिंदु है, ये वाला। उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं, उत्तरी बिंदु की बात करते हैं, उत्तरतम बिंदु, तो ये क्या होगा, इंदिरा कॉल। क्या होगा, इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में, और विशेषकर की बात करेंगे तो निकोबार में, निकोबार के ग्रेट निकोबार में। ठीक है, कहाँ पर, अंडमान निकोबार में, निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, जो कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। ठीक है, और अगर बात करें कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वो होता है क्या, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है, केप केमोरिन द्वीप, केमोरिन द्वीप। ठीक है, कई बार आता है क्वेश्चन, केप केमोरिन क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, लेकिन मुख्य भूमि का, ये मुख्य भूमि है और ये द्वीपीय सीमा है जो भारत के अंतर्गत ही आती है। और बात करते हैं पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु होता है क्या, तो पूर्वी बिंदु होता है किबिथु। ठीक है, भारत का क्या है, पूर्वी बिंदु है। ठीक है, जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा आता है, सरक्रिक आता है या गोहर माथा आता है। ठीक है, क्या आता है, सरक्रिक या गोहर, गहीर माथा भी लिखा होता है कहीं कहीं पर, गहीर माथा। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। तो भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये चारों बिंदु हो चुके हैं हमारे। आज के वीडियो में इतना काफ़ी है, आगे की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगामी जो परीक्षा है आपकी SSC JD, MP पुलिस, मध्य प्रदेश पटवारी, उसके लिए संपूर्ण सिलेबस करवाने की और हम अग्रसर है। तो जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको और आप सार्थक बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।